सवेरे के 4 बजे का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन एक घर में चूल्हा जल चुका था। सुमित्रा धीमे धीमे आटा गूंथ रही थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर उसकी हथेलियां गर्म थी, परिश्रम की गर्मी से। सुमित्रा, उम्र लगभग 45, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे जीवन ने जितने भी तूफान भेजे, उसने सबको झेल लिया हो। बिट्टू की टिफिन में पराठा दूं या चावल? वो खुद से बड़बड़ाई और फिर पराठे बेलने लगी। बिट्टू उसका सबसे छोटा बेटा था और गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल में पढ़ता था। बाकी 2 बेटे खेतों में काम करते थे और बेटी सीमा शादी के बाद ससुराल चली गई थी, पर अपनी माँ को कभी नहीं भूली। 7 साल पहले की बात थी। गांव में बाढ़ आई थी। सुमित्रा का घर मिट्टी का था और खेत बह गए थे। उसके पति रघुनाथ उसी बाढ़ में लापता हो गए। कई दिन इंतजार करने के बाद जब वह नहीं लौटे, सुमित्रा ने उन्हें मन ही मन विदा कर दिया। तब गांव वालों ने सोचा था, अब ये औरत कैसे जिएगी? 3 बच्चे, न घर न कमाई। लेकिन सुमित्रा ने खुद को नहीं टूटने दिया। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगी, बच्चों को स्कूल भेजा और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। सीमा की शादी तय करना आसान नहीं था। एक माँ के लिए बेटी की विदाई सबसे कठिन होती है, और जब घर की आर्थिक हालत खराब हो, तब ये और भी चुनौती बन जाती है। सुमित्रा ने सालों तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा किया, गेहूं पिसवाने से लेकर शादी का जोड़ा खुद सी कर तैयार किया। शादी वाले दिन जब सीमा ने कहा, माँ, तू मेरे लिए सब कुछ है, तो सुमित्रा की आंखें पहली बार इतने सालों में भर आईं। बिट्टू पढ़ाई में तेज था। उसने 8वीं तक गांव के स्कूल में टॉप किया। मास्टर जी ने कहा, इस लड़के को शहर भेज दो, इसका भविष्य बन सकता है। सुमित्रा असमंजस में थी। एक तरफ रोज की कमाई का सहारा, दूसरी तरफ बेटे का उज्जवल भविष्य। फिर उसने बिट्टू से कहा, जा बेटा, माँ तेरे लिए जमीन तक बेच देगी। उसने एक छोटा खेत गिरवी रखकर बिट्टू को शहर भेजा। हर महीने पैसे भेजना, हॉस्टल की फीस, किताबें, ये सब कुछ उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक साल ऐसा भी आया जब सुमित्रा बीमार पड़ी। तेज बुखार, और कोई पास नहीं। बड़े बेटे काम पर थे, बिट्टू शहर में और बेटी ससुराल में। तब गांव की औरतें, जिनके घरों में वो सालों से काम करती थी, उसकी सेवा में लग गईं। किसी ने खिचड़ी दी, किसी ने दवा का इंतजाम किया। ये वो पल था जब उसे लगा, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बड़े बेटे धीरे धीरे अपने परिवार में व्यस्त हो गए। सुमित्रा का दिन खेत, मवेशियों और अकेलेपन में कटने लगा। एक दिन बड़ा बेटा बोला, माँ, तू अब हमारे साथ चल, गांव में अकेली क्यों रहती है? पर सुमित्रा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इसी मिट्टी में जन्मी, यही माटी बन जाऊंगी। समय बीता। एक दिन गांव में मोटरबाइक पर एक नौजवान आया, कपड़े साफ, चेहरे पर आत्मविश्वास। बिट्टू था। उसने सुमित्रा के चरण छुए और बोला, माँ, नौकरी लग गई है, सरकारी अफसर बना हूँ। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। उस दिन गांव में पहली बार सुमित्रा का नाम गर्व से लिया गया। सबने कहा, उस औरत ने कमाल कर दिया। साल दर साल बीते। बिट्टू ने शहर में एक घर लिया, माँ को साथ ले जाना चाहा। लेकिन सुमित्रा ने कहा, माँ कभी नहीं जाती, माँ तो हमेशा यहीं रहती है। अब वो दिन में मंदिर जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती और शाम को अकेली चारपाई पर बैठकर सूनी आंखों से खेतों को देखती। एक सर्द सुबह वो नहीं उठी।
चारपाई पर ऐसे सोई थी जैसे किसी ने उसे तकलीफ से आजादी दे दी हो। बिट्टू आया, सीना पीटता रहा। बड़े बेटे और बेटी भी पहुंचे, पर गांव की औरतों ने कहा, अब इसे रो मत। ये औरत नहीं, एक योद्धा थी। एक माँ का जीवन लंबा नहीं होता, लेकिन उसके संघर्ष, त्याग और प्रेम की कहानी पीढ़ियों तक चलती है। वो खुद मिट जाती है, पर अपने बच्चों की नींव बन जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द, हर कठिनाई को मुस्कुराकर सह लेती है। वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी कमजोर नहीं होने देती। उसके त्याग, संघर्ष और ममता की कोई सीमा नहीं होती। साथ ही यह भी समझ में आता है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बुरे समय में धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। और जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर इरादे मजबूत हों, तो रास्ता जरूर निकलता है। यह कहानी हमें माँ के उस अटूट प्रेम और बलिदान की याद दिलाती है, जो हमारे जीवन की असली प्रेरणा होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।